10 निर्दलीय सांसद भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। निर्दलीय सांसदों ने अमित शाह से संपर्क भी किया है। सभी 10 निर्दलीय सांसदों ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को कमजोर होने नहीं देंगे, देश को किसी कीमत पर झुकने नहीं देंगे। बीजेपी वालों को अब मन छोटा करने की एकदम आवश्यकता नहीं है। 10 सांसदों का समर्थन तो वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी को मिल गया है और इसके साथ ही एनडीए का आंकड़ा 302 हो गया है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात की जाए तो अब जेडीयू और टीडीपी दोनों चली जाती है, फिर भी एनडीए के पास बहुमत से 2 सीटें अधिक होगी। इसीलिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि सरकार चलेगी या नहीं। सरकार बहुत अच्छे से चलेगी और बड़े फैसले भी होंगे। जिस दल को वो फैसला पसंद नहीं आएगा उसे कह दिया जाएगा कि वो संसद में वोटिंग में हिस्सा न ले। चीजें ऐसे भी चलती है। ठीक इसी तरह कुछ नीतिगत बिल पर इंडी गठबंधन में शामिल किसी दल से भी डील हो सकती है और वो दल भी एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए आराम से भाजपा को समर्थन करेंगे। वहीं जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने कहा कि हमारे लिए केवल मोदी जी मतलब रखते हैं, हमें प्रधानमंत्री पद का ऑफर देंगे तब भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मोदी जी ने देश के लिए जो किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। हम मोदी जी के लिए बड़े से बड़ा ऑफर भी ठुकरा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने चुनाव नतीजों पर बात करते हुए कहा कि नंबर गेम तो चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। पीएम ने सभी लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। हमारी सरकार ने 10 साल बहुत अच्छा काम किया है और इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सभी कैबिनेट सदस्यों का आभार जताते हुए विपक्ष के इंडी गठबंधन पर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि जीत हमारी हुई है, बहुमत एनडीए को मिला है और उछल इंडी गठबंधन वाले रहे हैं। मोदी बोले, इंडी गठबंधन के सभी दलों ने मिलकर जितनी सीटें जीती है, अकेले बीजेपी ने उससे ज्यादा सीटों को अपने नाम किया है। इससे पहले कल बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता ने एनडीए को तीसरी बार सरकार चलाने का जनादेश दिया है। यह एक अभूतपूर्व पल है। इस लिहाज से आने वाले 5 साल देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। मोदी बोले, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए इसे जड़ से खत्म करना है। पीएम मोदी ने कहा कि अगली सरकार में भी युवाओं को रोजगार देने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे और सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देगी। इसके अतिरिक्त देश में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में ऐतिहासिक सफलता अर्जित करते हुए आत्मनिर्भरता पर जोर रहेगा। मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने का काम अगले 5 साल में किया जाएगा ताकि विकसित भारत का विजन पूरा हो सके। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। 2004 में कांग्रेस को मात्र 145 सीटें मिली थी और 2009 में पार्टी 206 सीटों पर आकर रुक गई थी। इसके बावजूद पूरे 10 साल सरकार चली, वो भी एक कठपुतली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आज इसी पार्टी के नेता बेशर्मी से कह रहे हैं कि भाजपा के 240 सीटें जीतने का अर्थ है कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार दिया है। ऐसे ही माहौल तैयार किया जाता है क्योंकि इसी माहौल के सहारे इन विपक्षी दलों को अगले 5 साल काटने हैं। बस इसी मामले में भाजपा की आईटी मशीनरी पीछे रही है। नरेंद्र मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना तय है। देश ने विकास और विरासत की जिस नीति पर चलते हुए गति पकड़ी है वो धीमी नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी 182 सीटों वाली भाजपा के साथ 5 साल सरकार चला सकते हैं और मनमोहन सिंह 10 साल ऐसी सरकार चला सकते हैं, उस हिसाब से तो भाजपा बहुत ही बेहतर स्थिति में है। अभी इनके पास गिनाने को अनगिनत काम है, एक बड़ी मशीनरी है। वहीं अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन में तनातनी देखने को मिलने लगी है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राहुल गांधी पर भड़की नजर आई। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने गुस्से का इजहार किया और कांग्रेस पर तंज भी कसा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिमी बंगाल की 42 में से 29 सीटों पर जीत हासिल कर दबदबा कायम रखा है।
वहीं पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा और उसके 12 प्रत्याशी ही चुनकर लोकसभा पहुंच सके। लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होने के बाद ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को बधाई दी, शरद पवार को बधाई दी, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को भी बधाई दी। ममता ने इसके बाद कहा कि उन्होंने राहुल को भी जीत की बधाई दी, लेकिन कांग्रेस नेता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ममता बनर्जी ने नाराजगी के अंदाज में कहा कि राहुल गांधी ने इसलिए जवाब नहीं दिया होगा क्योंकि वो व्यस्त होंगे। ममता बनर्जी ने इसके बाद कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कांग्रेस से कहा था कि 2 सीट ले लो और लड़ लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। उससे आगे ममता ने कहा कि मेरी बात को कांग्रेस ने नहीं माना और मेरी बात सही साबित हुई। ममता बनर्जी के इस रुख के बाद अब सबकी नजर इस पर है कि बुधवार को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की जो अहम बैठक होनी है उसमें टीएमसी का कोई प्रतिनिधि रहता है या नहीं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के दिन 1 जून को जब विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी तब उसमें ममता बनर्जी नहीं गई थी। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया है कि यही मौका है घर वापसी का, क्योंकि खिचड़ी सरकार में कोई फायदा नहीं मिल सकता और एनडीए को समर्थन देकर कुछ तो फायदेमंद साबित होगा ही। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद छोटे सहयोगी दलों की निकल पड़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी आज शाम तक दिल्ली आने वाले हैं। इसी बीच सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष ने परिणाम सामने आने के बाद अपनी रणनीति बदल ली है। वह इंडी गठबंधन की आज शाम दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि एनसीपी चीफ अजित पवार भी एनडीए की बैठक से किनारा कर लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जरूर दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद जीतकर संसद पहुंचने वाले हैं। अगर दोनों दल फिर एकजुट हो जाते हैं तो दोनों के 16 सांसद हो जाएंगे। शिवसेना की एनडीए में वापसी बीजेपी के लिए भी राहत की खबर होगी। इससे पहले चुनाव की शुरुआत से पहले भी उद्धव ठाकरे की वापसी की अटकलें लगती रही है। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के संबंध काफी अच्छे हैं। बीजेपी बैक चैनल इस रिश्ते के बदौलत उद्धव की वापसी की कोशिश कर सकती है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे चौंकाने वाले रहे। सीटों के लिहाज से यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस ने यहां सबसे ज्यादा 13 सीटों पर कब्जा जमाया। इन्हीं सबको लेकर कांग्रेस से शिंदे गुट की शिवसेना में गए संजय निरुपम का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे से मजबूत नेता बताया है। संजय निरुपम ने कहा, शिवसेना यूबीटी 22 सीटों पर लड़ी और 9 सीटें जीत पाई। शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 15 सीटों पर लड़ी और 7 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट देखे तो शिवसेना का रिजल्ट बेहतर है। मतलब एकनाथ शिंदे यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से ज्यादा मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। मातोश्री पर जश्न ऐसे मनाया जा रहा है मानो अकेले दम पर 275 सीट जीत गए हो। बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली है। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने इस लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीती है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटें जीती है। वहीं अजित पवार की एनसीपी महज 1 सीट जीत पाई है। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत कर आए हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में हैरान कर देने वाले नतीजों के बाद भी राजधानी दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी नजर आ रही है। आज आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पिछले लोकसभा चुनाव से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप लोग विधानसभा चुनाव के परिणामों से लोकसभा के परिणामों की तुलना करेंगे तो हमें कम वोट मिले हैं, लेकिन हम अपने मकसद में सफल रहे हैं। हमारा लक्ष्य बीजेपी को रोकना था। हमने पंजाब और चंडीगढ़ में बीजेपी को रोक दिया। हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। हम आने वाले समय में और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। वहीं अब इसी बीच शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को
राव रेवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अपनी 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि जेल प्रशासन केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच करवाएगा। इस तरह से किसी को जमानत नहीं दिया जाएगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज बुधवार को ये फैसला सुनाया गया है। बुधवार को अपनी अर्जी पर फैसला सुनने के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। राव रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है। यानी अब अरविंद केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाने का निर्देश भी दिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। वहीं अब केजरीवाल के वकील ने संकेत दिया है कि जल्दी विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी जाएगी। विशेष अदालत के निर्णय का अध्ययन कर याचिका दाखिल की जाएगी। गौरतलब है कि केजरीवाल को 10 मई को 55 दिन बाद अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से पहले वो 10 दिन तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 39 दिन उन्होंने तिहाड़ जेल में बिताए थे, लेकिन अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर कर दिया था। अब तो बापू भी परेशान हो गए हैं नेताओं को आशीर्वाद देते देते। जेल जाने से पहले भी इन्हें बापू का आशीर्वाद क्यों चाहिए? शराब नीति बनाने से पहले क्यों नहीं गए बापू का आशीर्वाद लेने? चले गए होते तो बापू पहले ही इशारा कर देते, गलत काम मत करो, पहले घोटाला कर दो फिर बापू के आगे सिर झुकाओ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। उनके सरेंडर के एक दिन बाद सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के कविता पर 1100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया, जिसमें से 292.8 करोड़ रुपए की अपराध की आय शामिल होने का दावा किया गया। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में दिल्ली की एक अदालत में स्पेशल जज कावेरी बावेजा के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में कई बड़े आरोप लगाए गए। चार्जशीट में ईडी ने खुलासा किया कि 9 फोन नष्ट किए गए और 1 फोन ईडी को जांच के लिए दिया गया, जिसका डाटा डिलीट पाया गया। ईडी चार्जशीट के मुताबिक शराब नीति में जो बदलाव किया गया, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 12% किया गया, उससे सरकार को 581 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ था। ईडी ने यह भी खुलासा किया कि चरणजीत सिंह चन्नी ने के कविता के लिए 5 स्टार होटल में 10 लाख रुपए का रूम बुक करवाया था। के कविता ने साउथ ग्रुप के दूसरे मेंबर्स और समीर महेंद्रू के साथ साजिश रचकर MS इंडो स्पिरिट कंपनी बनाई, जिसका इस्तेमाल प्रोसीड ऑफ क्राइम के लिए किया गया। साजिश के तहत MS इंडो स्पिरिट को L1 होलसेल लाइसेंस दिया गया, जिसके बदले में के कविता और साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ की किकबैक दिया गया, जिससे MS इंडो स्पिरिट को नई एक्साइज पॉलिसी से शराब पर 12% का प्रॉफिट 192.8 करोड़ रुपए था, जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का ही हिस्सा था। के कविता ने अरुण अभिषेक बुच्ची बाबू के साथ मिलकर साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर नई शराब नीति पॉलिसी बनाई थी। ईडी ने कहा कि के कविता पर शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए साउथ ग्रुप के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। सोमवार की दोपहर दायर की गई 177 पेज की नई चार्जशीट में, जिसमें के कविता के लिए ईडी ने कहा कि बीआरएस नेता से पूछा गया था कि क्या उन्होंने इनमें से किसी डिवाइस को फॉर्मेट किया है या कोई डेटा हटा दिया है, जिस पर एजेंसी ने कहा कि उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। सीबीआई ने तर्क दिया कि के कविता सिर्फ एक महिला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रभावशाली महिला है, और उन दावों की ओर इशारा किया कि उन्होंने पहले एक गवाह को धमकी दी थी
ईडी ने इस बात पर जोर दिया कि बीआरएस नेता कथित घोटाले का सह साजिशकर्ता और लाभार्थी है और दावा किया कि अपराध की आय सीधे उसके पास जा रही थी। उन्होंने कहा कि उसे रिहा करने से गहरी बहुस्तरीय साजिश की जांच प्रभावित होगी। के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।